आप लोग कैसे हो। आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो आपका पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट बुक का 3 चैप्टर, सेकंड बुक का 4 चैप्टर और हिस्ट्री का 1 चैप्टर और ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो ज्योग्राफी के सेकंड चैप्टर यानी बुक नंबर फर्स्ट होगा ये, विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो एपिसोड फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। किसी देश के निवासी ही उस देश के वास्तविक धन होते हैं, ये सभी को पता होगा, क्योंकि अगर उस देश में अगर बोलेंगे कि उसके जो निवासी हैं वहाँ के वास्तविक धन नहीं है तो ये उचित नहीं होगा, क्योंकि वहाँ की जो अर्थव्यवस्था चलती है, जो भी काम चलते हैं, वहाँ के मूल निवासी ही उसमें अत्यधिक शामिल होते हैं और उनकी महत्वपूर्ण भूमिका वो निभाते हैं, वहाँ के जो मूल निवासी होते हैं। तो आगे देखते हैं। 21वीं सदी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या कितनी थी? 600 करोड़ से भी अधिक थी। ये 21वीं सदी की बात हो रही है। उस समय विश्व की जनसंख्या 600 करोड़ थी और आज देखेंगे और जिसमें भारत की जनसंख्या आज कितनी है? 130 करोड़ से ज़्यादा है, यानी 133 करोड़ के पास है। तो जॉर्ज बी क्रेशी ने क्या कहा था वो देखते हैं। एशिया के बारे में, एशिया में बहुत अधिक स्थानों पे कम लोग और कम स्थानों पे बहुत अधिक लोग हैं। इट मीन्स कि छोटे क्षेत्रफल पे ज़्यादा लोग हैं और बड़े क्षेत्रफल पे कम लोग हैं। देखते हैं किस तरह। दिल्ली में आप देखें प्रति वर्ग किलोमीटर में 382 लोग हैं और इसी तरह अरुणाचल में प्रति वर्ग किलोमीटर में 17 लोग हैं। लेकिन दिल्ली की जो क्षेत्रफल है, भूमि की क्षेत्रफल अरुणाचल प्रदेश से कई गुना कम है। फिर भी आप देख सकते हो 1 वर्ग किलोमीटर में 382 लोग दिल्ली में रह रहे हैं, उसी तरह 1 वर्ग किलोमीटर में सिर्फ और सिर्फ 17 लोग रह रहे हैं। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। क्योंकि अच्छी शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सुविधा का वितरण बराबर नहीं है, जिसके कारण ये आपको अंतर देखने को मिल रहा है कि कम जगहों पे ज़्यादा लोग और ज़्यादा जगहों पे कम लोग देखने को मिलता है। इसका एक ही रीजन, 2 4 5 रीजन है कि अच्छी शिक्षा और रोजगार, स्वास्थ्य सुविधा का वितरण सभी जगह समान नहीं है। विश्व में जनसंख्या वितरण के प्रारूप। जनसंख्या वितरण का मतलब क्या होता है? जनसंख्या वितरण शब्द का अर्थ है भूपृष्ठ पर लोग किस तरह वितरित हैं, किस तरह लोग, कहाँ पे कितने लोग हैं, कहाँ पे कितने लोग हैं, कहाँ पे कितने लोग हैं, ये दर्शाती है जनसंख्या वितरण। यानी भूपृष्ठ पे लोग का वितरण ये समझाता है जनसंख्या वितरण। जनसंख्या घनत्व क्या होता है? जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है जनसंख्या बाय क्षेत्रफल, यानी लोगों की संख्या और भूमि के आकार के बीच अनुपात को समझना आवश्यक है। इसी अनुपात को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। कि ये जैसे मान लो एक गिलास है, ठीक है, इसमें जो पानी है, ठीक है, वो इसके घनत्व कहलाती है। ठीक है, इसमें जितना कुछ जाएगा वो घनत्व है। इसी तरह भूमि की आकार और वहाँ रह रहे लोगों की संख्या के अनुपात को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक देखते हैं। जनसंख्या जो एक जगह ज़्यादा है, एक जगह कम है, कहीं कम कहीं ज़्यादा, तो इसके क्या रीजन हो सकते हैं? इसके बहुत सारे रीजन हैं। भौगोलिक कारक भी हैं, आर्थिक कारक भी हैं, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक भी हैं। देखते हैं भौगोलिक कारक क्या है। भौगोलिक कारक जल की उपलब्धता। जल जीवन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है, ये आपको ही पता होगा। हर एक चीज़ काम जो हम लोग दैनिक दिनचर्या में करते हैं, विदाउट जल के हम लोग, विदाउट वाटर के नहीं कर सकते हैं। जल की हमारे जीवन में बहुत सारी महत्वपूर्ण भूमिका है। अतः लोग उस भौगोलिक क्षेत्र में प्रथम प्राथमिकता देते हैं जहाँ जल आसानी से उपलब्ध होता है। जल का उपयोग देखते हैं कहाँ कहाँ होता है। पीने के लिए, खाने में बनाने में, कृषि में, उद्योगों में, बहुत सारी जगह में होते हैं। etc, इसीलिए मैंने लिख दिया है। यही कारण है कि गंगा नदी घाटी के किनारे लोग बसना ज़्यादा चाहते हैं, क्योंकि गंगा नदी घाटी में, कोई भी नदी घाटी के पास जो रेगुलर फॉलो होती है, जो रेगुलर बहती है, हमेशा बहती रहती है, वहाँ पे लोग ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। और गंगा में सबसे ज़्यादा जनसंख्या गंगा नदी घाटी में होने की एक और रीजन है कि वो मैदानी क्षेत्र है, इसीलिए जल के साथ वो मैदानी क्षेत्र में है, इसीलिए वो लोग ज़्यादा आकर्षित होते हैं और लोग ज़्यादा रहना पसंद करते हैं जहाँ पे जल ज़्यादा उपलब्ध है और जल की उपलब्धता आसानी से हो जाती है।
नेक्स्ट, भू आकृति। अगर आप देख सकते हो कि हिमालय एरिया में जनसंख्या कम मिलती है क्योंकि वहाँ लोगों को कंफर्ट फील नहीं होता, लोग का परिवहन में प्रॉब्लम होती है, अनेक कार्यों में खेती करने में प्रॉब्लम होती है, अधिक कार्यों में वहाँ के लोगों को प्रॉब्लम होती है। मैदानी भाग में लोग ज़्यादा रहते हैं, समतल मैदान और मंद ढालों पर रहना पसंद करते हैं लोग। इसका कारण यह है कि ऐसे क्षेत्र में फसल का उत्पादन, सड़क निर्माण, उद्योगों के लिए अनुकूल होता है। कौन सा? समतल क्षेत्र। गंगा के मैदानी भाग विश्व की सर्वाधिक सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र में से एक है, तो इसीलिए गंगा के मैदानी भाग में लोग ज़्यादा रहना पसंद करते हैं, यानी समतल मैदान और थोड़ा बहुत ढाल वाले एरिया में लोग रहना पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ पे फसल का उत्पादन सही होता है, सड़क निर्माण आसानी से होता है, उद्योग भी सही तरीके से स्टेब्लिश हो जाती है, तो इसीलिए लोग समतल मैदान में रहना पसंद करते हैं। थर्ड, जलवायु। जलवायु एक भौगोलिक कारक है जिसके कारण लोग का एक दूसरे जगह जाना लगा रहता है। अति उष्ण और ठंडे मरुस्थलीय की विषम जलवायु मानव बसाव के लिए असुविधाजनक होता है। अब देखो, जिनका जो है हैबिट बन गया है कि ठंडा प्रदेश में रहने की, अगर वहाँ पे गर्मी आती है तो वो यहाँ से निकल जाते हैं, उस एरिया में चले जाते हैं जहाँ पे उनके अनुकूल जलवायु मिलती हो। ठीक है, तो इसी तरह हिल स्टेशन हमारे इंडिया में जो है इसी तरह निर्माण हुआ था। जब गोरे हमारे यहाँ रहते थे तो उनको सुविधाजनक होती थी, क्योंकि ब्रिटिश का जो जलवायु है थोड़ा ठंडा है, तो उनके अनुकूल जलवायु उनको हिल स्टेशन यानी हिमालय एरिया में उनको मिल जाता था, इसीलिए वो वहाँ रहते थे और अपना शासन व्यवस्था वहाँ से चालू करते थे, सुचारू रूप से चलाते थे। और थर्ड, भौगोलिकान मृदा। अच्छी उपज के लिए उपजाऊ मृदा अधिक महत्वपूर्ण है, ये सबको पता है। इसीलिए दोमट और जलोढ़ मृदा वाली प्रदेश में अधिक लोग निवास करते हैं, क्योंकि यह मृदा गहन कृषि का आधार बन सकता है। जहाँ पे ज़्यादा उपज होगी लोग वहाँ ज़्यादा रहना पसंद करेंगे, क्योंकि इंडिया में 80% लोग कृषि पर आधारित है। कृषि के द्वारा उनकी अर्थव्यवस्था चलती है, उनकी खान पान चलती है, रहन सहन चलती है, इसीलिए वह उस एरिया में रहना चाहते हैं जहाँ की मृदा अधिक उपजाऊ हो। तो ये सब आपके भौगोलिक कारक थे जिसके कारण लोग एक दूसरे से दूसरी जगह जाकर बसते हैं, और ये जनसंख्या वितरण में अंतर आपको देखने को बार बार मिलती है। तो नेक्स्ट, आर्थिक कारक भी है। देखें, खनिज से युक्त क्षेत्र अच्छे उद्योगों को आकर्षित करता है। आप देख सकते हो जितने भी आपके उद्योग हैं उनके आसपास, अधिकतर उद्योगों के आसपास उनके जो कच्चे खनिज हैं, जो खनिज हैं उनको आसानी से उपलब्ध आते हैं, वहीं पे वो एस्टेब्लिश करते हैं उद्योग। ठीक है, और उद्योग रोजगार उत्पन्न करता है, अतः कुशल और अर्धकुशल कर्मी इन क्षेत्रों में पहुंच जाते हैं। अब उद्योग खुलेगी तो लोग वहाँ जो भी कुशल होंगे या अकुशल होंगे, सभी कर्मी वहाँ जाना पसंद करेंगे, क्योंकि एक उद्योग को चलाने के लिए सिर्फ कुशल कर्मी की जरूरत नहीं होती, अकुशल लोगों की भी जरूरत होती है, इसीलिए सारे वहाँ पहुँच जाते हैं। और एक रोजगार उत्पादन करने का एक संसाधन है उद्योग। और खनिज एरिया में लोग जहाँ पे उद्योग व्यस्त होती है वहाँ पे ज़्यादा लोग आकर्षित होते हैं, और इस तरह आप कह सकते हैं जनसंख्या वितरण का एक कारण जो आर्थिक कारण के अंतर्गत आता है वो खनिज है। और सेकंड, नगरीकरण। नगर रोजगार के बेहतर अवसर प्रदान करते हैं, उच्च स्तर की शैक्षणिक व्यवस्था उपलब्ध कराती है, चिकित्सा की सुविधा कम खर्चों में कराती है नगर, परिवहन और संचार के बेहतर संसाधन प्रस्तुत करते हैं। कौन? नगरीकरण होने के कारण वहाँ पे अच्छा परिवहन मिलता है, संसाधन अच्छा वहाँ पे मिलता है, चिकित्सा की सुविधा अच्छी मिलती है, हाई क्वालिटी डॉक्टर मिलते हैं, हाई क्वालिटी एजुकेशन मिलती है, हाई क्वालिटी टीचर मिलते हैं, और रोजगार की बेहतर व्यवस्था होती है। तो इस तरह लोग जनसंख्या वितरण में आपको अंतर देखने को मिलेगा। जहाँ पे नगर है, जो प्रदेश नगर है, जो नगरीय क्षेत्र है वहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा मिलती है। तो ये भी एक जनसंख्या वितरण का एक कारण है ये, लेकिन ये आर्थिक कारक में एक आता है। ठीक है, और ये थर्ड आर्थिक कारक का उद्योगीकरण रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं। आपको पता होगा जहाँ जहाँ उद्योग बनेगी लोग वहाँ ज़्यादा आकर्षित होंगे, लोग वहाँ जाएंगे, माइग्रेट करेंगे, प्रवास करेंगे। ठीक है, एक आंतरिक प्रवास होता है, एक बाह्य प्रवास होता है, एक अंतर्राष्ट्रीय प्रवास, एक अंतर्राज्यीय प्रवास, तो वो सब होते रहती है। इसके कारण जनसंख्या वितरण में आपको अंतर देखने को मिलता है। कभी इस राज्य की जनसंख्या अधिक हो जाती है, कभी
किसी देश की राज्य की जनसंख्या कम हो जाती है। ये एक नगरीयकरण, एक खनिज की उपलब्धता, एक औद्योगिकरण की एक उदाहरण है, ये जो आर्थिक के अंतर्गत आती है। ये जनसंख्या वितरण का ही एक कारण है। इसमें सभी वर्ग आकर्षित होते हैं, श्रमिक हो, परिवहन हो, चालक हो, दुकानदार हो, डॉक्टर हो, बैंक कर्मी हो, अध्यापक हो। अब देखो औद्योगिकरण में लोग जाएंगे तो वहाँ परिवहन की जरूरत है, तो वो टोटो वाले जो होंगे वो चले जाएंगे, जो चालक होंगे टोटो चलाने वहाँ चले जाएंगे। दुकान भी जरूरत होगा, वहाँ अगर लोग जा रहे हैं तो वहाँ दुकान भी जरूरत होगा, जो दुकानदारी करते हैं वो वहाँ चले जाएंगे, अपना दुकान खोल देंगे औद्योगिकरण के कारण। डॉक्टर भी वहाँ चले जाएंगे क्योंकि वहाँ पे जनसंख्या बढ़ रही है, तो वहाँ हो सकता है लोग बीमार होंगे तो डॉक्टर के पास आना ही पड़ेगा, तो डॉक्टर भी उधर की ओर मूव कर जाते हैं। फिर बैंक कर्मी चले जाते हैं, लोग पैसा कहाँ से निकालेंगे। अगर किसी जगह की जनसंख्या बढ़ रही है तो आप देखते हुए वहाँ पे कुछ अधिक सुविधा खुलना शुरू हो जाती है। इसी तरह अध्यापक भी चले जाते हैं। अगर मान लो जनसंख्या, बहुत सारी जनसंख्या वहाँ गई तो अपने परिवार के साथ, तो बच्चे को कौन पढ़ाएगा, तो अध्यापक सोचते हैं अपने रोजगार के लिए मैं भी वहाँ चला जाता हूँ, वहाँ जनसंख्या ज़्यादा है, अध्यापक की कमी है, तो वहाँ भी अध्यापक चले जाते हैं। इस तरह जनसंख्या वितरण आप भौगोलिक कारक और आर्थिक कारक देख लिए, और सामाजिक और सांस्कृतिक कारक अगले एपिसोड में देखेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।